वेलकम बैक। फिर से हम लोग अपने YouTube चैनल पर। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, आप लोग भी इन गर्मियों में सुरक्षित रहिए। आइए आज हम लोग अपने टॉपिक के साथ हमारा अगला जो प्रिंसिपल है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। इसके पहले हम लोगों ने कॉग्निटिव थ्योरी के रूप में पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की को पढ़ लिया है। अब मोरल थ्योरीज के रूप में आज हम लेकर आए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है, जानते रहिएगा। ये हमने बार बार कहा है कि जो मनोवैज्ञानिक जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। लॉरेंस कोहलबर्ग भी अमेरिकी वैज्ञानिक है। अब इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है? नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि इनका जो सिद्धांत था इन्होंने बच्चों पर किया। बच्चों पर किया का मतलब कि इन्होंने यही कुछ चरण दिए थे, कुछ प्रमुख 3 स्टेजेस दिए थे। तो नैतिकता की इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने कहा था कि जो नैतिकता है वो बच्चों के अंदर जन्मजात नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती। ये आप सभी लोग जानते हैं, आपने इन्फेंसी स्टेज में पढ़ा होगा कि बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती। नैतिकता का मतलब बच्चे को सही गलत अच्छा बुरा नहीं पता होता। लेकिन यह नैतिकता बच्चे के अंदर कहाँ से आती है? सामाजिक परिवेश से। और वो सामाजिक परिवेश हमारा परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, सब यही सब रहते हैं। तो अगर यदि हमसे पूछा जाए तो क्या बच्चा पूरी तरह से अनैतिक होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा अनैतिक होता है, लेकिन हम बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि वो नैतिक होता है। अर्थात वो नैतिक और अनैतिक के बीच में होता है, क्योंकि जब बच्चा परिवार में आता है तो परिवार से धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि बच्चे का सामाजिक परिवेश से ही विकास होता है, या बच्चा सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता को प्राप्त करता है। नैतिकता के बारे में जो कोहलबर्ग जी हैं, इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक एक साक्षात्कार के माध्यम से, साक्षात्कार किसका? बच्चों का। साक्षात्कार के माध्यम से उन्होंने नैतिक विकास के 3 चरणों को सिद्ध किया, 3 चरणों को बताया। नैतिक विकास के बारे में इनका जो कहना था, इन्होंने कहा कि जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत हमारे सामने तभी आता है जब उसके बारे में पहले से शोध हो चुका होता है। तो इन्होंने शोध अध्ययन में लगभग 20 वर्षों तक शोध किया, और शोध में साक्षात्कार के द्वारा इन्होंने बच्चे के नैतिक विकास के लिए 3 चरण और 6 उपचरणों को निर्मित किया। 3 चरण और 6 उपचरण को निर्मित किया, और इन्होंने कहा कि इसके द्वारा बच्चों की नैतिकता को पहचाना जा सकता है। मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता आ रही है या नहीं आ रही है, बच्चे की इस नैतिकता को इन चरणों के द्वारा जो है जाना जा सकता है। इसीलिए इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 3 चरण दिए हैं। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 3 चरण है, और 3 चरण हैं और 6 उपचरण हैं, यानी उन तीनों के 2-2 उपचरण हैं, जिसको मिलाकर टोटल 6 उपचरण हैं। इसी के आधार पर हमने बच्चों की नैतिकता को पहचानने या उसकी गणना करने या उस पर शोध कार्य करने कि बच्चे के अंदर नैतिकता का डेवलपमेंट कैसे होता है, कब होता है, किस रूप में होता है, इसके लिए कार्य किया। लेकिन इनके सिद्धांत में 2 चीज़ें और रखी गई, क्योंकि हमने आपसे पहले कहा कि ये सब परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण इन्होंने सभी ने लगभग बच्चों पर ही शुरू किए थे। तो इसमें 2 टर्म आते हैं, एक है नैतिक दुविधा और दूसरा है नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा को बोलते हैं मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा को बोलते हैं मोरल डायलेमा, और एक होता है नैतिक रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। मनुष्य के जीवन में 2 चीजें होती हैं। नैतिक दुविधा का मतलब ये होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मतलब किसको चुना जाए। जैसे एक चोर है, वो उसके घर के परिवार के लोग बहुत गरीब हैं, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो बेचारा रोजी रोटी के लिए रोजी रोटी नहीं करता, चोरी करता है। चोरी करके वो परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन उसके अंदर ये दुविधा है कि यदि मैंने चोरी की तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, यदि मैंने चोरी नहीं की तो हमारे घर परिवार वाले भूखे
मर जाएंगे। दो चीजें, यानी जहाँ पर दुविधाओं का ब्यौरा होता है, डायलेमा, सही या गलत, क्योंकि वो यही सोच रहा है कि अगर मैंने चोरी की मुझे पूरी पकड़ ले जाएगी। और दूसरा, यदि मैंने चोरी नहीं की तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। दो चीजें, यानी सही और गलत, क्या करें क्या ना करें, उस दुविधा में फंसा होना। इन्होंने इस टर्म्स को दिया था क्योंकि नैतिकता हमें सही या गलत, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, अपना या पराया, सब कुछ बताता है। तो दुविधा, दो चीजें आती, एक दुविधा यानी इसमें सही या गलत में क्या किया जाए। दूसरी चीज नैतिक तरगड़ा। तरगड़ा का मतलब यही है कि सही या गलत कुछ भी हो, करना हमें एक ही चीज है। गलत है लेकिन मैं यही करूँगा, सही है तो मैं यही करूँगा। तरगड़ा का मतलब कि सही या गलत में से किसी एक चीज का चयन कर लेना। ये दो टर्म्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक दुविधा क्या है, मोरल डायलेमा क्या है। तो आप बताएंगे कि मोरल डायलेमा सही या गलत की पहचान करना, या सही या गलत में दुविधा उत्पन्न होना कि क्या चीज चुना जाए क्या न छोड़ा जाए। और नैतिक तरंगा में है कि सही या गलत जो कुछ भी हो किसी एक का चयन कर लेना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ये टर्म। इसके बाद आइए हम देख लेते हैं, इन्होंने नैतिकता के लिए सामाजिक परिवेश को महत्व दिया, परिवार से विद्यालय, विद्यालय से मित्र, मित्र से समाज, सारी चीजें। लेकिन अब इन्होंने 3 चरण विभाजित किए थे। 3 चरण, ये अवस्थाएं या 3 चरण आप जो भी कह सकते हैं, 3 चरणों को ही 2-2 उप चरणों में बांटा गया था। ये हमने यहाँ पर एक फ्रेमिंग के माध्यम से दिखाया हुआ है, ये देखिएगा। 3 चरण में पहला है पूर्व नैतिक स्तर या रूढ़िवादी स्तर, पूर्व रूढ़िवादी स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जिसको प्री मोरल लेवल या प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्री मोरल या कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, ये स्टेप भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से स्टेज हैं? पूर्व नैतिक स्तर जिसको प्री मोरल लेवल या प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। अब ये क्या है? जो पूर्व नैतिक स्तर है, पूर्व नैतिक का मतलब नैतिकता के पहले का स्तर, अर्थात इसकी जो उम्र बताई गई है, इसमें बच्चा 4 से लेकर 10 वर्ष तक होता है। अब आप ही बताइए, 4 से लेकर 10 वर्ष तक का बच्चा बाल्यकाल में है, बच्चे को नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस स्तर पर बच्चे का नैतिक स्तर बिल्कुल शून्य होता है। वो किसी चीज के में सही गलत चीजें अंतर नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता है। मतलब इस स्तर पर बच्चों का जो नैतिकता का स्तर है वो शून्य होता है। वो अपने अनुसार ही एक्टिविटीज करता है, वो अपने तरीके से किसी चीज को भी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहता है ना। तो अब इसमें 2 अवस्थाएं हैं, पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा है अहंकार की अवस्था। अब मैंने आपको बताया कि बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती इसमें, तो अब इसमें 2 अवस्थाएं हैं, पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था का मतलब क्या होता है कि इस स्टेज में माता पिता बच्चों को आज्ञा देते हैं कि बेटा ये काम करो, तो बच्चा उस चीज को सुनता है, क्योंकि अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा। ये हम सभी जानते हैं। बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे किसी घर में मेहमान आए हैं तो माता पिता कहेंगे कि उनका पैर छूता है बच्चा, यानी उनकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन यदि बच्चा उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता तब उसको क्या मिलता है? दंड मिलता है। दंड कैसे? मारा जाएगा, पीटा जाएगा, डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज का जो पहला सब स्टेज है वो क्या है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जिसमें आज्ञा पालन न करने पर बच्चे को दंड दिया जाता है। दूसरा है अहंकार की अवस्था। अब इस अवस्था में अहंकार कहाँ से आ गया? तो इस अवस्था में जो अहंकार की बात आती है वो है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, अहंकार की अवस्था में जो चीज आती है वो है जैसे को तैसा। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा अगर एक बच्चे का सामान कोई दूसरा ले लेता है तो वो अपने सामान को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? झगड़ा करता है, या अपने माता पिता से शिकायत करता है, या अपने अभिभावक जो है टीचर से शिकायत करता है। और या यदि एक बच्चे ने उसको मार दिया तो दूसरा भी पलटकर उसे मारता है। ऐसे झगड़े होते हैं, छोटे बचपन में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यानी अहंकार का मतलब कि यदि मेरे पास ये चीज़ है
या यदि उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ऐसी भावनाएं बच्चों के अंदर होती है। तो ये एक अहंकार होती है। एक अहंकार, वो अहंकार नहीं होता जो एडोलसेंस स्टेज में होता है, ये तो एकदम अनसुना सा, बिल्कुल जिसमें कहते हैं बिखराव होता है कि बच्चे अपने साधन को प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या जो कह सकते हैं जबरदस्ती की भावना रखते हैं वो। तो पूर्व नैतिक स्तर में ये दो अवस्थाएं होती हैं, इसको याद रखिएगा। आज्ञान दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था। अब दूसरे स्टेज में हम आते हैं परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत नैतिक स्तर जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, कन्वेंशनल स्टेज या कन्वेंशनल मोरल लेवल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है बच्चे के अंदर अब भावनाओं का डेवलपमेंट शुरू होता है। 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि अब बच्चा सही और गलत में थोड़ा सा निर्णय लेना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब बच्चा बाल्यावस्था की अवस्था को पार करता हुआ किशोरावस्था की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब बच्चा सही और गलत का निर्णय लेता है, लेकिन अपने मानकों के अनुसार नहीं, सामाजिक मानकों के अनुसार। जैसे इसमें क्या होता है, आगे देखते हैं। दो अवस्थाओं को डिवाइडेशन किया गया है। पहला है प्रशंसा की अवस्था, दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब क्या है प्रशंसा की अवस्था? इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा हमेशा क्लास में अव्वल बनना चाहता है, इसीलिए वो टीचर की नज़र में रहने के लिए मेहनत करता है कि मेरा फर्स्ट नंबर आए, मैं फर्स्ट नंबर पे रहूँ, मेरा जो प्रेजेंटेशन हो वो बेस्ट हो, क्लास में डिसिप्लिन में मैं अच्छा हूँ। जब वो मॉनिटर बन जाता है तो उसके अंदर एक तरीके की जो कह सकते हैं कि एक अलग सी भावना उत्पन्न होती है। तो अब वो इसी में अपना क्रेडिट लेने लगता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के मार्कशीट पर गुड बॉय, बैड बॉय, पुअर स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, इस तरीके के मार्कशीट पे ग्रेडिंग लिख के आते हैं, A+, A++। वो सारे सिम्बल्स, वो सारे जो ग्रेटिट्यूड जो पॉइंट्स होते हैं वो इसी के इर्द गिर्द होते हैं। 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था है तो प्रशंसा की अवस्था यही है, गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था। आपसे पूछ सकता है कि कोहलबर्ग के कौन से स्टेज के अंतर्गत गुड बॉय गुड बैड बॉय की अवस्था या अच्छा बच्चा या अच्छे बच्चे की अवस्था को माना जाता है, तो वह है प्रशंसा की अवस्था। यानी इस अवस्था में बच्चा अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छा स्कोर करना चाहता है, क्लास में टीचर की नज़र में बेहतर, मतलब दूसरों की नज़र में बेहतर बनने के लिए कि टीचर ने होमवर्क दिया, जो ये करके आएगा वो अच्छा है, नहीं तो सब खराब है। तो इस तरीके की भावना बच्चे की होती है। और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो रूल बना हुआ है, जो रूल बना है उस रूल को फॉलो करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे क्लास में आपको टाइम से आना है, क्लास में आपको अगर पीटी हो रही है क्लास में आपके जो नल हैं वो कटे होने चाहिए। अगर आप उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और अक्सर आप देखते हैं छोटे बच्चों के स्कूल में सैटरडे को ड्रेस अलग बनाए जाते हैं, मंडे ट्यूसडे अलग कॉपी किताब लेकर आना होता है, वेडनेसडे थर्सडे अलग। तो ये रूल्स हैं जिनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। यानी दूसरों के मानकों के अनुसार जब नैतिकता का पालन किया जाता है तो वो स्टेज किसके अंतर्गत आती है, कन्वेंशनल स्टेज का दूसरा चरण है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसीलिए नैतिक विकास की अवस्था में इसे महत्वपूर्ण चरण कहा जाता है। इसमें बच्चा दूसरों के अनुसार यानी जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसको फॉलो करता है। समझ में आ गया? तो ये था 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था। अब इसके बाद है आपका 13 वर्ष के बाद की अवस्था। 13 वर्ष के बाद की अवस्था जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज क्या है? हमने आपको बताया कि अब इसमें बच्चा सही और गलत निर्णय लेना सीख लेता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके अंदर निर्णय चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या है कि अब वो इस अवस्था से भी बेहतर हो जाता है, दूसरों के नियमों का पालन तो करता है लेकिन अब वो स्वयं के नियमों से भी कार्यों में रिजल्ट पाना चाहता है। मतलब कि यदि किसी की मदद करने से अगर कोई नियम बना है और अगर उस नियम से किसी का नुकसान होता है तो यह अवस्था उस तरीके की नैतिकता का पालन करना नहीं कहती। जैसे रोड पर हम लोग चलते हैं, रेड लाइट जलती है तो रेड लाइट पर हम लोग रुक जाते हैं,
ग्रीन लाइट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन मान लीजिए रेड लाइट पर हम रुके हैं और बीच में अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई बच्चा वहाँ से जाकर अगर उसकी मदद करना चाहता है तो वो उत्तर परंपरागत की व्यवस्था होती है। यानी बच्चा यहाँ पर नियमों का पालन करता है, लेकिन वहाँ पर स्वयं के नियमों के आधार पर भी समाज, परिवार और परिस्थिति को बदलने का प्रयास करता है। जैसे हमारे देश के विभिन्न प्रकार के राजनेता, क्रांतिकारी, जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, इन्होंने क्या किया था, देश को गुलामी से बचाने के लिए, गुलामी से हटाने के लिए स्वयं के डिसीजन के आधार पर अंग्रेजों को भगा लिया। उत्तर परंपरागत अवस्था, दिस इज वेरी, कह सकते हैं एक चाइल्ड स्टेज होती है, एक ऐसी अवस्था जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर पूरी सामाजिक गतिविधि नैतिकता के रूप में आ जाती है। यानी अब बच्चा एडोलसेंस स्टेज में आ चुका है। आप जानते हैं बसंत ऋतु की अवस्था, समायोजन की अवस्था, जो अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था में आती है, ये अवस्था उसी के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, समाज के साथ संबंध। समाज के साथ संबंध में क्या होता है कि बच्चा किसी की मदद करने के लिए समाज के नियमों को भी तोड़ सकता है। आपने देखा होगा एक आइडियलिज्म की स्टेज होती है, एडोलसेंस स्टेज कि वह अपने किसी को अपना आइडियल मानता है और उस आइडियल के लिए वो सब कुछ का भी परित्याग कर सकता है, अपने माता पिता का भी परित्याग कर सकता है। एडोलसेंस स्टेज ये स्टेज है, यानी समाज के साथ संबंध बनाने, यानी समाज के साथ मतलब जो उससे समाज में प्रिय है उससे मित्रता अपनाने के लिए वो किसी भी तरीके के नियमों को तोड़ सकता है, समाज के साथ मित्रता को बरकरार रखने के लिए। ये है उत्तर परंपरागत की अवस्था का पहला चरण। दूसरा है सार्वभौमिक अवस्था। सार्वभौमिक अवस्था का मतलब समाज के संपूर्ण लोगों के साथ संबंध स्थापित करना और स्वयं से निर्णय लेकर समाज को बदलना। जैसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं छोटा सा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा मतलब कि यदि हम अपने अंदर परिवर्तन ले आते हैं, हम अपने अंदर चेंजिंग ले आते हैं, तो यदि हम अपनी भावनाओं में सुधार करते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को भी बदल सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मैं आपको बताया कि हमारे देश के विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आपने देखा कि भगत सिंह बचपन से ही बहुत त्यागी युवा थे। आपने स्वामी विवेकानंद को देखा है, बचपन से ही उनकी एक अलग ही विशेषता रही है। वो अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कभी भी किसी नियम में बंध कर कोई काम नहीं किया, उसी नियम को फॉलो किया या उसी नियम को अपनाया जिस नियम से उनका और समाज का हित हो। इसीलिए आज देखिए हमारे देश में शहीद दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाए जाते हैं? इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये अवस्था उनके साथ और उनको हमारे साथ, समाज के साथ संबंध बनाने और सार्वभौमिक संबंध, जो इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं। आप लोग पढ़ते हैं यूपीएससी में एक पोर्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। वो सारी चीज़ें यही गतिविधि को फॉलो करती हैं। आप देख सकते हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के साथ देश का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कहते हैं जितना ज़्यादा हमारा दायरा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी मदद के लिए भी लोग आएंगे। तो मदद के लिए लोग आने का मतलब कि पहले हम अपना दायरा बढ़ाएं, अपनी वास्तविकता को बताएं, तभी लोग हमारे बारे में या हमारी वास्तविक सोच के बारे में हमारी तरफ आएंगे। तो कहने का मतलब उत्तर परंपरागत अवस्था में बच्चा जो है वो समाज के साथ संबंध बनाने के लिए दूसरों के नियम पर नहीं बल्कि स्वयं के निर्णय, स्वयं के नियम के आधार पर कार्य करता है और लोगों के बीच में आइडियल बनता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे आप देख सकते हैं मंदबुद्धि बालक वरदराज जो एक महर्षि पाणि के रूप में विख्यात हुए। कैसे? अपनी चेष्टा, अपने गुण, अपनी प्रवृत्ति के द्वारा। तो ये वही प्रवृत्ति है जो एडोलसेंस स्टेज की क्वालिटीज, जो बच्चे की क्वालिटीज को निर्गत करती है या प्रज्वलित करने का कार्य करती है। तो ये था नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। इस वीडियो में हमने आपको मुख्य रूप से बताया है, यही आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ के वैज्ञानिक है, अमेरिका के। इनका पूरा नाम क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग। इनके 3 स्टेज और 6 सब स्टेज है। प्रत्येक स्टेज में 2 चरण है, इसलिए मिलाकर 6 स्टेज हैं। 3 स्टेज क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में 2 चीजें हैं, पहला आज्ञा दंड की अवस्था और दूसरा अहंकार की अवस्था। फिर कन्वेंशनल स्टेज में 2 अवस्था है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था को महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है या महत्वपूर्ण चरण कहा जाता है। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में 2 चीजें हैं,
समाज के साथ संबंध दूसरों के मानकों या दूसरों के नियम के अनुसार नहीं, स्वयं के नियमों के अनुसार। और सार्वभौमिक संबंध का मतलब कि जो भी निर्णय लिया जाए वो सही और गलत के आधार पर हमारी नैतिकता का आकलन करें, सोच समझकर किसी कार्य को करें जिससे समाज में हमारी प्रवृत्ति प्रज्वलित हो सके। तो ये था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज बस इतना ही, फिर हम अपने अगले वीडियो में आपको नए कंटेंट के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।